जी बजटिंग में आगे चले तो एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। बजटिंग की बातें हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा हमें अच्छा सा। और अभी तक हम सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, कैश बजट भी बनाना सीख गए, मास्टर बजट भी बनाना सीख गए। बैलेंस शीट बनाना आती है तो सीखे। क्या होता है बैलेंस शीट में? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहले इक्विटी आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या था? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। क्या ख्याल है? तो जो मेन काम थे हमारे वो हम सीख चुके हैं, बेस हमारी बन चुकी है। अब बस हमने गाड़ी को आगे चलाना है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने क्वेश्चंस के अंदर बस डील करना सीखनी है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो वो हमने सीखनी है। और आज हमारे पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 7। कोई 3 रिक्वायरमेंट हैं क्वेश्चन की, रिक्वायरमेंट ए, बी एंड सी। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन: क्वार्टरली बजट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की हमने बात की थी मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या थी? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करें, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करें, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आया जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग फिनिश गुड ऐड कर दें, ओपनिंग माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आ जाती है। और ये बात शायद हमने वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में भी सीखी हुई है। ठीक हो गया? तो दोनों तरह से निकाली जा सकती है। क्या ख्याल है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, तो उससे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। लेकिन अगर वर्किंग प्रोसेस के हमारे पास बैलेंस नहीं है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड है, तो उससे भी हम बैक आके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपको? क्वार्टरली बजट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना है। कितने क्वार्टर का भी पता नहीं, कल हमने मंथली बनाया था। With its further breakdown into material, wages and variable overheads, साथ मटीरियल भी, लेबर भी और वेरिएबल ओवरहेड बजट भी। वेजेस बोले तो वेजेस किसकी होती हैं? लेबर। तो लेबर, मटीरियल बजट भी, लेबर भी और वेरिएबल ओवरहेड भी। और साथ पार्ट भी क्वार्टरली बजट फॉर कैश, उसके बाद कैश बजट भी बनाना है। कल हमने कैश बजट बनाया था, वो बनाने के लिए भी हमें पीछे प्रोडक्शन बजट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बनाना पड़े थे, क्यों? वहाँ से हमें अमाउंट्स पता चलेंगी। और साथ क्या करना है? फोरकास्ट बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020। आपको बजटेड बैलेंस शीट भी बनानी है तो भी बना देंगे। क्या ख्याल है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। क्या पीएनएल बनाए बिना बैलेंस शीट बन जाएगी? तो इसमें हमें पीएनएल भी बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? उसके बिना बैलेंस शीट कंप्लीट ही नहीं होती, क्यों? वहीं से तो प्रॉफिट इक्विटी में जाना है। हाँ, इसमें सब कुछ बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, कैश बजट भी बनाना है। और कैश कल हमने सीखा, उसके पीछे बहुत कुछ बनाना पड़ता है, वो उसने आज जो रिक्वायरमेंट ये दे दी। आ जाए, शुरू हो जाते हैं। द समराइज्ड ईयर एंडेड क्या है हमारे पास? दिसंबर 2020। क्वार्टरली बजट बनाना है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। और एक साल में शायद 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। ईयर एंड 31 दिसंबर है तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, अप्रैल, मई, जून वाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 क्वार्टर होंगे। So the summarized accounts of Samba Limited for the year ended 2019 are as follows.
पिछले साल का डाटा है, या हो सकता है करंट हो, हमने फ्यूचर का बनाने चाह रहे हैं। बैलेंस शीट एज एट दिसंबर 31st 2019, शेयर कैपिटल 16,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है, प्रॉफिट लॉस माइनस हो रहा है, प्रॉफिट ऐड होता है। क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट मीन ओपनिंग बैलेंस कैश का नेगेटिव है, हाँ ऐसे ही होगा। फिक्स्ड एसेट WDV या कॉस्ट पे? WDV क्यों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया तो WDV पे। स्टॉक फिनिश गुड्स क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का 2020 का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। डेटर्स और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019, सेल 62,400, डायरेक्ट मटेरियल 31,200, डायरेक्ट वेजीज 12,480, वेरिएबल ओवरहेड 6,240, फिक्स्ड ओवरहेड 12,000 और सब मिला के 61,920। सेल में से माइनस किया तो 480 का प्रॉफिट। क्या ख्याल है? इधर 480 का प्रॉफिट है, ऊपर बैलेंस शीट में 5840 नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये क्या बात हुई? उधर रिटेन्ड अर्निंग आता है, रिटेन अर्निंग आता है, दिस मीन रिटेन अर्निंग का प्रीवियस बैलेंस जो है वो नेगेटिव होगा। 480 मिलाने के बावजूद, खाने के बावजूद भी पीछे नेगेटिव ही बचा है तो वो नेगेटिव है। ये बात समझ आती है? क्या कहला? क्यों इक्विटी में शेयर कैपिटल के साथ रिटेन अर्निंग आती है ना, जहाँ पे प्रॉफिट जाता है, दिस मीन रिटेन अर्निंग का कोई ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव होगा, जिसमें करंट ईयर का 480 जाके भी नेगेटिव ही बचा होगा। जिसके बाद क्या है हमारे पास? द बजटेड सेल फॉर 2020 एंड 21 आर एज फॉलोज। 2020 एंड 21 आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्वार्टर 2020 का 16,800 सेल, सेकंड क्वार्टर की 18,000, थर्ड क्वार्टर की 19,200, फोर्थ क्वार्टर की 2,400। हमें शायद 4 क्वार्टर ही चाहिए, लेकिन उसने 5वां क्वार्टर दे दिया, कोई रीज़न हो सकती है। जैसे कल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल था तो मई का डाटा भी हमें यूज़ करना पड़ गया था किसी जगह पे, हाँ उसका कुछ इतने % इधर लाने के लिए प्रीवियस क्लोजिंग नेक्स्ट में जाता है। सो इट इज एंटिसिपेटेड दैट द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड टू सेल्स आर अनलाइकली टू चेंज। इट इज एंटिसिपेटेड दैट रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, direct wages and variable overheads are to sales are unlikely to change। तो रेशियोज हैं क्या? निकाली जा सकती, निकाली जा सकती। किस किस की? डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट वेजेस की और वेरिएबल ओवरहेड्स की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं यहाँ से। सो वर्किंग करने लगा मैं यहाँ से। सो डायरेक्ट मटेरियल रेशो, डायरेक्ट मटेरियल टू सेल रेशो। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया? 31,200 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है? 62,400 इंटू 100 भी करते हैं हम। रेशो एनालिसिस FR1 50%। डायरेक्ट वेजिस या लेबर टू सेल रेशो कितनी है फिगर? 12480 डिवाइडेड बाय 62,400 इंटू 100 हाउ मच? 20%। और क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स टू सेल रेशो 6240 डिवाइडेड बाय 62,400 इंटू 100, ये मैं खुद ही कैलकुलेट कर दूंगा, 10%। टोटल मिला के 80%। ये तीन कॉस्ट सेल का 80% है। ये तीन कॉस्ट मिला के सेल का 80% है। क्या ख्याल है? चलिए आगे देखते हैं। और उसने कहा ये सेम रहेंगी, रेशो इनकी सेम रहेगी। दिस मीन सेल बढ़ेगी तो ये भी उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगी। फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द ईयर are expected to remain at rupees 12 million per annum. Fixed overhead
सेम रहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहेंगे और कितने रहेंगे 12 मिलियन पर एनम रहेंगे, पर एनम रहेंगे। सो फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो क्या है हमारे पास 12 मिलियन पर एनम कि 12,000 पर एनम 12 हमारे पास शायद ऊपर फिगर जो है वो थाउजेंड्स में है, तो हम क्या देते हैं जी 12,000 पर एनम, फिगर इन थाउजेंड हम ले रहे हैं सारी, ठीक हो गया। ओके 12,000 पर एनम है, फिक्स है। एक क्वार्टर का कितना बनेगा 3 बनेगा, क्या देखते हैं। एंड क्रेडिटर्स कैन बी हेल्ड एट 3 months डायरेक्ट मटेरियल यूजेज। क्रेडिटर 3 months बाद पेमेंट हुआ करेंगे इनको। डायरेक्ट मटेरियल की जो पेमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल की जो पेमेंट है क्रेडिटर्स को, जिस मंथ का क्रेडिटर होगा उसकी पेमेंट कब हुआ करेगी 3 months बाद। जनवरी वाले जो क्रेडिटर्स हैं उसकी पेमेंट कब होगी 3 months बाद, अप्रैल में। मीन फर्स्ट क्वार्टर के किसी भी क्रेडिटर की पेमेंट फर्स्ट क्वार्टर में नहीं होगी जी। क्रेडिटर्स की हम क्या बात कर रहे हैं कि 3 months बाद पेमेंट होगी, मीन फर्स्ट क्वार्टर के, चाहे जनवरी है उसकी भी पेमेंट अप्रैल में होनी है, फरवरी वालों की मई में होनी है, मार्च वालों की जून में होनी है। तो फर्स्ट क्वार्टर की पेमेंट कब होनी है सेकंड में, उस तरह से सेकंड क्वार्टर की पेमेंट कब होनी है थर्ड में, थर्ड क्वार्टर की कब पेमेंट होनी है फोर्थ में, और फोर्थ की कब होनी है फिफ्थ में। क्या कहला दिस मीन नेक्स्ट क्वार्टर में पेमेंट होगी। क्या कहला नेक्स्ट क्वार्टर में पेमेंट होगी। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किया जनवरी वालों की इतनी पेमेंट जो है वो फरवरी में होगी, इतनी मार्च में होगी, तो वैसे ये भी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। क्या कहला मटेरियल की अमाउंट निकालेंगे और फिर पेमेंट मंथ निकाल लेंगे, क्वार्टर निकाल लेंगे किस क्वार्टर में पेमेंट होनी है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, डेटर्स कैन बी मेंटेन्ड एट 2 months सेल। डेटर्स 2 month 2 months मतलब जनवरी वाले डेटर्स की पेमेंट रिसीव होगी मार्च में, फरवरी और मार्च वाले नेक्स्ट क्वार्टर में। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम क्वार्टर में 3 माह है ना, तो 1 month की पेमेंट सेम क्वार्टर में हुआ करेगी, बाकी 2 month की पेमेंट नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ करेगी। क्या कहला 1/3 1 क्वार्टर में सेम क्वार्टर में, और 2/3 नेक्स्ट क्वार्टर में। यही मतलब निकलता है। क्या कहना है 1/3 सेम क्वार्टर और 2/3 नेक्स्ट क्वार्टर, और सबके साथ ऐसे होगा। क्या कहला जनवरी की पेमेंट होनी है मार्च में, मीन उसी क्वार्टर में हो गई, फरवरी की अप्रैल में नेक्स्ट क्वार्टर में बात चलेगी, मार्च की नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट क्वार्टर में बात चलेगी, मीन मई में। तो सिर्फ 1/3 अपने क्वार्टर में मिला, बाकी 2/3 नेक्स्ट क्वार्टर में चला गया। नेक्स्ट क्वार्टर वालों की अगर बात करें हम अप्रैल मई जून वालों की, तो अप्रैल की पेमेंट होगी कहाँ पे जून में उसी क्वार्टर में। क्या कहला है मई की नेक्स्ट क्वार्टर में, जून की नेक्स्ट क्वार्टर में, तो मीन हर क्वार्टर की जो भी डेटर की रिसीट होंगी उसका 1/3 उसी क्वार्टर में आएगा, 2/3 नेक्स्ट क्वार्टर में जाया करेगा। ये बात समझ आती है। क्या कहला ऐसे ही होगा। ओके और हमारे पास शायद सेल दी गई है, सेल हमारे पास दी गई है। क्या कहला यही डेटर्स होंगे। It is the company policy to hold sufficient stock of finished goods at all time to satisfy the next 2 months sale. What is mean by this? नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल है उसका 2/3, एक क्वार्टर में 3 month है ना। क्या कह रहा है तो 2 month की सेल जो है वो आप फिनिश गुड में रखोगे नेक्स्ट क्वार्टर की। दिस मीन क्वार्टर 2 की जो सेल है उसका 2/3 जो है वो फिनिश गुड क्लोजिंग बैलेंस होगा क्वार्टर 1 का। क्वार्टर 3 की जो सेल है उसका 2/3 फिनिश गुड क्लोजिंग बैलेंस होगा क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 4 की जो सेल है उसका 2/3 क्लोजिंग बैलेंस और फिनिश गुड होगा क्वार्टर
3 का, तो 5 वाले का 4 में आ जाएगा, इसलिए 5 की सेल दी गई। अब 5 की सेल की समझ आती है, क्या ख्याल है जी? चलें आगे, क्या बात हो गई फिनिश गुड्स की? टू मंथ सेल मीन 2/3 ऑफ सेल। क्या ख्याल है? नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल है उसका 2/3 करंट क्वार्टर की क्लोजिंग फिनिश गुड हुआ करेगी, और जब क्लोजिंग हुआ करेगी तो वही फिर आगे ओपनिंग भी बढ़ती चली जाएगी। आगे चलते हैं। नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस आर मेंटेन्ड। Stock of finished goods is valued at prime cost plus variable overhead. No stock of raw material and working process is maintained। मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस का कोई क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। दिस मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए हमें क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ आना है, या कॉस्ट ऑफ सेल से हमें रिवर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ जाना है? रिवर्स जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास फिनिश गुड आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी अभी निकल आएगी। क्या ख्याल है? और रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस का जब बैलेंस ही नहीं है तो दिस मीन हमें रिवर्स वर्किंग से कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। और जो अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा। Stock of finished goods is valued at prime cost plus variable overhead. What is prime cost? Material plus labor plus variable overhead. Mean no fixed overhead. एक चीज होती है absorption costing और एक चीज होती है marginal costing. Marginal costing and absorption costing. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को ट्रीट नहीं करना। मीन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, वो सेपरेट है। मीन आपने क्या करना है, सेल माइनस ओनली वेरिएबल कॉस्ट, क्या करना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपने माइनस करके, जैसे वो जीपी निकालते हैं ना तो इसमें निकलता है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हम लेस करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट, और हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। ये क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मीन वो फिक्स कॉस्ट को एज ए सेपरेट कॉस्ट ट्रीट करती हैं, मीन उसको प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रीट नहीं करती। कौन? मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, हम जो नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मीन सेल में से हमें क्या करना है, सारी की सारी कॉस्ट जो है वो माइनस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, मीन जीपी आ जाएगा। ये बात समझ आती है? और ये क्वेश्चन किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। क्या कह रहा है, फिनिश गुड में क्या होगा, प्राइम कॉस्ट मीन लेबर मटेरियल प्लस वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट की बात नहीं की गई। ये किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। थोड़ा सा टेस्ट लिया हमने, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, क्या ख्याल है? तो जो नॉर्मल अकाउंटिंग है, जो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर वेरिएबल भी फिक्स भी दोनों चार्ज करते हैं ना, कोई डेप्रिसिएशन हो वो भी हम अंदर ले लेते हैं, कोई रेंट शेंट हो वो भी हम अंदर चार्ज कर लेते हैं, वो क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके अगेंस्ट एक मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या ट्रीट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल हैं, फिक्स कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट है। ठीक हो गया? और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फिनिश गुड स्टॉक जो है वो वैल्यू किया जाता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मीन लेबर मटीरियल और साथ वेरिएबल कॉस्ट मीन फिक्स कॉस्ट को उन्होंने नहीं लिया, मीन ये क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की इंडिकेशन दे रहा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हो सकता है इसकी इम्प्लीकेशन हुई ना, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, हो सकता है कोई इसका इम्प्लीकेशन हुई ना। डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस है, किस चीज़ की,
कोई चीज़ मिलती है जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सके? वो फिक्स एसेट बैलेंस शीट में दी गई है, WDV पे दिए गए हैं। क्या ख्याल है? सो डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्टेट लाइन बेसिस एंड बैंक इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स? फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितने हैं हमारे पास? 12 मिलियन पर एनम उनके अंदर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट उनके अंदर इंक्लूडेड है। हमें कोई कैश बजट अगर बनाना होगा तो हमें उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट भी माइनस करना नहीं, वो रहने देना होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन में माइनस करके कैश बजट में जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड लेना होंगे। अंडर हेड रिसीट या पेमेंट? अंडर हेड रिसीट या पेमेंट? पेमेंट। जी, ये क्वेश्चन का हमारे पास कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए। क्या ख्याल है? रिक्वायरमेंट ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बजट। क्वार्टरली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है। कितने क्वार्टर साल में होंगे? 4 क्वार्टर होंगे। तो क्वार्टर 1 होगा हमारे पास, क्वार्टर 2 होगा, क्वार्टर 3 होगा, क्वार्टर 4 होगा। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। क्वार्टर 5 भी चाहिए हमें, शायद ज़रूरत पड़ जाए, शायद ज़रूरत पड़ जाए। जी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। तो वर्किंग प्रोसेस हमारे पास नहीं है, ना ही टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल होती है किस चीज़ के? ओपनिंग फिनिश गुड प्लस परचेजिज। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। अकाउंटिंग में क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल आती थी। क्या ख्याल है? ट्रेडिंग बिजनेस के लिए वही, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्या होगा? ओपनिंग फिनिश गुड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो दिस मीन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसके इक्वल हुई? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसके इक्वल हुई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड। तो हमें ये फिगर आइडेंटिफाई करनी है, ये फिगर आइडेंटिफाई करनी है, ये फिगर आइडेंटिफाई करनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए शायद हमारे पास सेल दी गई है क्वेश्चन में। सेल बताइएगा क्वार्टर 1 की कितनी है? 16,800। क्वार्टर 2 की 18,000। क्वार्टर 3 की 19,200। क्वार्टर 4 की 2,400,000। 20,400। क्वार्टर 5 की 21,600। अब यहाँ से हम कोई कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं किसी तरह से? कैसे? ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या थी? ये क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशो हमारे पास आई थी। क्या कह रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट फ्रैक्शन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। हाँ, तो क्या किया हमने? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 80%। तो इंटू 80% इंटू 80% इंटू 80% इंटू 80% इंटू 80%।
तो फिगर दीजिएगा ज़रा मुझे। 13,440 14400 15360 16320 17280 क्या क्या ठीक है। व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या कह रहा है इसमें? हमें क्या करना चाहिए? क्लोजिंग फिनिश गुड ऐड करना चाहिए, ओपनिंग फिनिश गुड माइनस करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। क्या ख्याल है? तो इसमें हम क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड और माइनस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड। तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी जिसे हम नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लोजिंग फिनिश गुड कैसे आएगा सर? उसके लिए उसने हमें बताया क्लोजिंग फिनिश गुड क्या है। 2 मंथ सेल, प्रीवियस का 2 मंथ्स करंट का क्या बनेगा कि नेक्स्ट का 2 मंथ्स करंट का बनेगा क्या क्लोजिंग फिनिश गुड। तो इसका 2/3 खींचो कितना, इसका 2/3 खींचो कितना 9600 जी सर। हाँ मार्जिनल वाला क्वेश्चन, मार्जिनल क्या कहला फिक्स कॉस्ट उसमें ट्रीट नहीं हो रही। उसने बताया कि हम फिनिश गुड कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए हमने कहा कि ये अगर सेल है ये सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट ही 80%। क्या कहला है? तो वो हमने 80% अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, एब्जॉर्प्शन। क्या कहला जी। नेक्स्ट 10240 नेक्स्ट 10880 नेक्स्ट 11520 नेक्स्ट की जरूरत नहीं है हमें। हाँ सेल का क्या है, क्या कहा उसने? सेल का क्या है? फिनिश गुड्स क्या कहा उसने? पढ़ेंगे जरा दोबारा है क्या लिखा हुआ है। इट इज कंपनी पॉलिसी टू होल्ड सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट ऑल टाइम टू सेटिस्फाई द नेक्स्ट 2 मंथ्स सेल। नेक्स्ट 2 मंथ्स की सेल को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स अपने पास रखते हैं। तो फिनिश गुड्स का ताल्लुक किसके साथ है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ है ना। क्या कहला है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ है, प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन के साथ। ठीक हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस भी निकाले जा सकते हैं। कैसे? ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है ये नेक्स्ट का क्या है, ओपनिंग है। ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है ये नेक्स्ट का क्या है, ओपनिंग है। ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है ये नेक्स्ट का क्या है, ओपनिंग है। तो इसका ओपनिंग किधर है? इसका ओपनिंग किधर है? पहले क्वार्टर का ओपनिंग किधर है? क्वेश्चन के अंदर देखें कहीं पे छुपा होगा, क्वेश्चन के अंदर कहीं पे छुपा होगा, क्वेश्चन के अंदर कहीं पे छुपा होगा। कितना छुपा होगा? बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक फिनिश गुड जो पिछला क्लोजिंग है वो इसका ओपनिंग है। कितना? 8960। कहाँ से निकला? बैलेंस शीट से। तुम्हारे पास आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना 14080 15040 16,000 16960 कॉस्ट ऑफ सेल पता चला कैसे निकला। अब उसने कहा कि जो फिनिश गुड है 2 मंथ ऑफ नेक्स्ट पीरियड सेल, मीन नेक्स्ट पीरियड की जो सेल की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए हमारे पास फिनिश गुड जो है वो पहले क्वार्टर में होनी चाहिए।
क्या ख्याल है? अब फिनिश गुड का ताल्लुक किसके साथ है? सेल के साथ नहीं, प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन यूनिट के साथ। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जब आ गई तो इसका 2/3 इधर की फिनिश गुड है, इसका 2/3 इधर की फिनिश गुड क्लोजिंग है, इसका 2/3 इधर की क्लोजिंग फिनिश गुड है, और इसका 2/3 इधर की फिनिश गुड है। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे है? देखो ये हमने सेल की, हमने वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज इस पे अप्लाई की, फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग थी। हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक हो गया? अब उसने क्या कहा जी कि आपको जो फिनिश गुड मेंटेन करनी है वो नेक्स्ट क्वार्टर की 2 मंथ्स की मेंटेन करनी है। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट इतनी है। क्या ख्याल है? तो नेक्स्ट क्वार्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मंथ्स आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वार्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मंथ्स आपको मेंटेन करना है, और वही नेक्स्ट मंथ की क्या बनती जाएगी? ओपनिंग बनती चली जाएगी। तो फर्स्ट क्वार्टर की ओपनिंग कहाँ पे है फिर? वो क्वेश्चन के अंदर पिछली बैलेंस शीट में थी जी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। क्या ख्याल है? अब हमें क्या करना है? साथ उसने कहा जी कि आपको फर्दर इसको ब्रेक डाउन करना है मटेरियल में, फर्दर इसको ब्रेक डाउन करना है किस में? वेजेस में और वेरिएबल ओवरहेड में। सो ये तुम्हारा काम हो गया। अब हमें जाना है जी मटेरियल की तरफ, वेजेस की तरफ और वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ। इनकी कुछ परसेंटेज हमें दी गई थी। मटेरियल की कितनी थी? 50%। इसकी कितनी थी? 20%। इसकी कितनी थी? 10%। इसमें ये जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है इसी का 50% अगर हम ले लें तो वो क्या बन जाएगा? मटेरियल। इसके अंदर 20% क्या है? वेजेस है, और उसके अंदर 10% क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स है। बाकी का 20% अब यहाँ पे मसला आ गया। तो हम क्या करेंगे? ये बेसिकली है क्या? 80% है। ये क्या है? 100% नहीं। कितने परसेंट है ये? 80% है। तो हम क्या करेंगे? ये मटेरियल निकालने के लिए इस फिगर को डिवाइडेड बाय 80 करेंगे, और हमने जाना है किसकी तरफ? 50% की तरफ। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, डिवाइड करेंगे किससे? 80 से। FR1 में ऐसे करते थे, जो फिगर जितने परसेंट है उसको डिवाइड उतने से करो, और जितने में आपने जाना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ख्याल है? तो क्या कर दो जी, इसको, इस फिगर को हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 5/8 कर लेंगे, 50/80। क्या ख्याल है? इसको हम 2/8 कर लेंगे, 20/80। इसको हम 1/8 कर लेंगे, मीन 10/80। तो ये फिगर निकाल दो ज़रा इसका। कितना? 8800। और 2/8 इसका 3520, और 1/8 इसका Q2 is 9400, 3760। अभी करता हूँ रिपीट, फिगर मुझे लिख लेने दो प्लीज। 1880। नेक्स्ट 10,000, 4,000, 2,000, 5/8, 10,600, 4240, 2120। क्या हुआ सर? हमें क्या करना था? इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से आगे ब्रेक डाउन करना था किस में? मटेरियल में, लेबर मीन वेजेस में, और वेरिएबल ओवरहेड्स में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास ये आ गई। क्या ख्याल है? उसने हमें क्वेश्चन में बताया कि इनकी जो रेशोज़ हैं ये सेम रहेंगी। क्या ख्याल है? तो हमने क्या किया है? इसी अमाउंट से ये फिगर निकाली हैं। कैसे?
कि अगर तो ये 100% होती तो फिर तो सिंपली 50%, 20%, 10% फिगर आ जानी थी, लेकिन ये इटसेल्फ क्या है, कॉस्ट है। और कॉस्ट कितनी है, ये टोटल 80% है। वो जो रेशोज थी वो सेल की रेशोज थी। क्या ख्याल है, वो रेशोज किसकी थी, सेल की थी, लेकिन ये क्या है, कॉस्ट है। और ये कितना है, 80% है। तो ये 80% क्यों है, ये 80% हमने इसी के अकॉर्डिंगली निकाल लिया। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को 100% लेके निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 100% नहीं है, वो भी तो सेल 100% है। सेल 100% है, उससे हमने ये फिगर निकालनी है। और ये फिगर जो है वो बेसिकली सेल से नहीं निकलनी, कहाँ से निकलनी है, प्रोडक्शन से आगे निकलनी है। इनका ताल्लुक सेल के साथ नहीं, प्रोडक्शन के साथ है। सेल बजट, उसके बाद प्रोडक्शन बजट बनता है, फिर आगे मटीरियल, लेबर, ओवरहेड बनते हैं। क्योंकि यूनिट इसमें कौन से यूज़ होते हैं, प्रोडक्शन वाले यूज़ होते हैं, सेल वाले यूज़ नहीं होते। इसलिए हमने इनकी फिगर इसी से ही निकालनी है। लेकिन इसका डायरेक्ट 50% हम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये खुद 100% नहीं है, ये क्या है, 80% है। और ये जो परसेंटेजेस थी ये बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट की नहीं, प्रोडक्शन की नहीं थी, किसकी थी, सेल की थी। क्या कह रहा है, ये परसेंटेजेस अगर तो इसी की होती तो फिर तो हम डायरेक्ट 50%, 20%, 10% निकाल लेते। ये परसेंटेजेस किसकी थी, सेल की। क्या ख्याल है, तो सेल 100% है। ये जिसके साथ हम निकालने जा रहे हैं फिगर, ये खुद कितने परसेंट है, 80%। तो जो खुद जितने परसेंट है उसको डिवाइडेड बाय दैट करेंगे और आगे आपने जितने परसेंट निकालना है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 80% है, तो इसको डिवाइड बाय 80 किया और हमने ये 50% निकालना है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 50 करेंगे, तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी। क्या ख्याल है, इसको डायरेक्ट 50% नहीं कर सकते, क्यों, ये 50% परसेंटेज इसकी नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की नहीं है, वो सेल की है। क्या ख्याल है, ये 50% परसेंटेज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की नहीं, किसकी है, सेल की है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे 50% हम अप्लाई नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेल का आगे 80% लेके निकाली गई है। दिस मीन ये 80% है, ये 80% ऑफ सेल है, यूं कह लो। ये सेल का क्या है, 80% है, ये 50%, ये 20%, ये 10%। तो ये 100% खुद नहीं है, क्या है, 80% है। तो हम फ्रैक्शन जो अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, 50/100 नहीं, 50/80। इसके लिए 50/20, इसके लिए 50/10। और ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 कंप्लीट होगी। ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 मीन ए कंप्लीट होगी। यहाँ पे है कि इट इज़ अ कंप्लीट पॉलिसी टू होल्ड सफिशिएंट, मतलब इसको रिलेट किया सेल्स के साथ। सर हम लोग तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और का 2/3 ले लिया। देखो, सेल से प्रोडक्शन यूनिट निकलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट से आगे मटेरियल और आगे फिर परचेज, यूजेज, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। तो इसलिए सेल के साथ इसका आप रिलेशन नहीं बनाओगे कि सेल की फिगर जो है वो आप रखोगे, नहीं, सेल की नहीं, कॉस्ट की, प्रोडक्शन की, उसका आप परसेंटेज लोगे। मतलब उसने कहा कि 2 माह, नेक्स्ट 2 माह की जो सेल रिक्वायरमेंट है उतना स्टॉक आपको क्या रखना होता है, मेंटेन रखना होता है। दिस मीन पहले क्वार्टर में आप जो क्लोजिंग फिनिश गुड रखोगे वो अगले क्वार्टर के 2 माह की सेल की रिक्वायरमेंट की रखोगे। क्या ख्याल है, तो हमने ये जो परसेंटेज निकालनी है ये 2/3, ये किस पे निकालनी है, सेल की फिगर पे नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर पे। क्यों, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर प्रोडक्शन यूनिट होंगे ना। क्या ख्याल है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर होंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसी का 2/3 निकालना है, सेल की फिगर का 2/3 नहीं निकालना। और कल वाले क्वेश्चन में भी शायद हमने यही किया था, कल वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमने लिया था 50%, किसका, प्रोडक्शन वाले यूनिट्स का। जी, कैश बजट की तरफ चले, बनाओ जरा कैश बजट आज खुद से, कैश बजट आज खुद से बना दो प्लीज। रिक्वायरमेंट बी, कैश बजट क्या थी चीजें उसमें, रिसीट्स थी, कितने क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4।
और उसके बाद हमारे पास आएंगी पेमेंट्स, उसके बाद हमारे पास आएगा नेट कैश फ्लोज, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस। देखें ज़रा रसीद कहाँ कहाँ से आ रही हैं, रसीद देखिएगा ज़रा कहाँ कहाँ से आ रही हैं। रसीद जो हमारे पास आ रही हैं सेल से आ रही हैं, और डेटर कैन बी मेंटेन्ड एट 2 months सेल। और हमने इस पे बात कर ली थी कि 1/3 सेम क्वार्टर में, हर क्वार्टर की सेल का 2/3 नेक्स्ट क्वार्टर में। अब डेटर का ताल्लुक किसके साथ है, सेल के साथ ताल्लुक है, तो क्या लेंगे हम, रसीद फ्रॉम डेटर्स। क्या कहलाए, रसीद फ्रॉम डेटर्स। और दो तरह की हैं, सेम क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर। पहले क्वार्टर की सेल देखिएगा कितनी है, 16,800, उसका 1/3 निकालें, मीन डिवाइड बाय 3 कर दें, कितना आ गया 5600। और नेक्स्ट क्वार्टर में इसका कितना जाएगा, कितना 11,200। सेकेंड क्वार्टर की सेल का 1/3 6,000 12,000। थर्ड क्वार्टर की सेल का 1/3 6,400 और 1,2,800। फोर्थ क्वार्टर की सेल का 1/3 6,800 और बाकी नेक्स्ट क्वार्टर में भाड़ में जाए। यहाँ पे कोई फिगर आएगी, यहाँ पे कोई फिगर आएगी, कौन सी फिगर आएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो डब्बा है क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले क्वार्टर का पिछला जो था आपके पास वो इधर आएगा कितना 10,400 जो पिछले डेटर्स हैं वो यहाँ पे आप रिसीव करोगे ना। क्या ख्याल है, अगर पॉलिसी है कंपनी की तो हाँ कंपनी की पॉलिसी है, जिस मीन पीछे भी पॉलिसी है, तो पीछे जो रिसीवेबल है वो है क्या, पिछले क्वार्टर का, जो कब मिलना है इस क्वार्टर में आके। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। हाँ इसमें से बैलेंस शीट में कौन सी फिगर जाएगी, ये बैलेंस शीट में भी जाएंगी एज ए रिसीवेबल। तो शायद यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल रिसीट्स आ गई 6,800। पहली फिगर दीजिएगा 16,000 17,200 ना 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 18,400 What are the payments? What are the payments? Material, creditors की payments, कितनी पेमेंट्स ये हमारे पास हैं। क्रेडिटर्स के बारे में हमारा नोट कहता है कि आपने नेक्स्ट क्वार्टर में हर पेमेंट करनी है, करंट क्वार्टर में नहीं करनी। दिस मीन 8,800 यहाँ पे होगा। क्या ख्याल है, 8,800 यहाँ पे होगा, नेक्स्ट 9,400 यहाँ पे होगा, और नेक्स्ट 10,000 यहाँ पे होगा, और अगला 10,600 बाद में अगले क्वार्टर में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेजिस। वेजिस की पेमेंट के बारे में कोई डिटेल है, किसी किस्म की कब पे होनी है। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, तो आपकी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि पसीना मजदूर का खुश्क होने से पहले आपको पे कर देना चाहिए। क्या ख्याल है, तो उसी क्वार्टर में पेमेंट करनी चाहिए। क्या ख्याल है, सो कितनी सर 3,520 3,760
4000 4240। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कोई डिटेल है, कब पेमेंट होनी है? तो दिस मीन ये भी सेम क्वार्टर में पे हो रही है, सेम क्वार्टर में पे होने, ऑब्वियसली करोगे तो आपकी प्रोडक्शन चलेगी ना। सो वेरिएबल ओवरहेड्स 1760 1880 2000 2120। कोई फिक्स्ड ओवरहेड भी हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं, लेकिन 12 मिलियन पर एनम है, उसके अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट तो चलो अच्छी बात है, लेकिन डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, वो अच्छी बात नहीं है, हमें निकालनी है। सर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके दें मुझे प्लीज़। सुने आप FR1 में बड़ी रिवैल्यूएशन पढ़ के आए हो। डेप्रीसिएशन प्लीज़ मुझे निकाल के दें। आपके पास WDV है और आपके पास 10% डेप्रीसिएशन का रेट है, तो मुझे सिर्फ आपने करंट ईयर की डेप्रीसिएशन निकाल के देनी है। जिन्होंने FR1 पिछली अटैम्प्ट में पढ़ा होगा था, उन्होंने सिंगल एंट्री भी पढ़ा हुआ था, तो उनको तो मस्त निकाल के देनी है। सिंगल एंट्री छुपन छुपाई था ना, सिंगल एंट्री मीन छुपन छुपाई, तो यहाँ पे भी छुपन छुपाई है। डेप्रीसिएशन निकालनी है आपने करंट ईयर की प्लीज़। डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो शायद आपको पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगी, उस कॉस्ट पे 10% अप्लाई करेंगे तो डेप्रीसिएशन आएगी। तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। ये जो 9600 WDV है, इसकी कॉस्ट का क्या है? ये एसेट बाय कब किया गया था? एज्यूम पिछले साल में बाय किया गया था, 1 साल डेप्रीशिएट हुआ है। एज्यूम 1 साल डेप्रीशिएट हुआ तो है ना? क्या ख्याल है? हुआ तो है ना? अगर डेप्रीसिएशन रेट है, दिस मीन कम अज़ कम भी 1 साल तो डेप्रीशिएट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन निकाल दें। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एज्यूम एसेट इज डेप्रीशिएटेड एट लीस्ट 1 ईयर। 10667 कॉस्ट या डेप्रीसिएशन? कैसे 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 कैसे? हमने कहा जी कॉस्ट जो है वो सपोज X है, ठीक हो गया। कॉस्ट क्या है? X है, और हमें पता है जी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू WDV होता है। WDV उसने हमें दिया हुआ है कितना? 9600, और क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या है? 0.1x मीन 10% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है? X। तो X इज इक्वल टू, या 0.9x इज इक्वल टू 9600। हाँ ऐसे ही हुआ, X इज इक्वल टू 9600 ओवर 0.9। सो कॉस्ट X इज इक्वल टू 1067। क्या ख्याल है? तो इसका रेट 10% 1067 क्या है हमारे पास? डेप्रीसिएशन है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12,000 पर एनम, डेप्रीसिएशन भी पर एनम। तो क्या करेंगे हम? फिक्स्ड ओवरहेड जो है हमारे पास 12 मिलियन है। ये फिगर भी 1000 में है, क्योंकि बैलेंस शीट वाली फिगर 1000 में थी, ये फिगर भी 1000 में है। क्या ख्याल है? डेप्रीसिएशन 1000 में है, तो डेप्रीसिएशन हमने इसमें से निकाल दी कितनी? 1067। तुम्हारे पास एक फिगर आई 10933। इसको डिवाइडेड बाय 4 करके पर क्वार्टर लेंगे। क्या ख्याल है? सो डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर तो कितनी आ गई? पर क्वार्टर। क्या फिक्स्ड ओवरहेड पर क्वार्टर? फिक्स्ड ओवरहेड हमारे कितने आएंगे सर? 2733, जो हमें यहाँ से माइनस करनी है। 2733 कहाँ से आए? वर्किंग 1 से आए।
किसी को बात समझ आई हो? ये R1 अकेला है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो यहाँ पे MFA की कोई बात नहीं की, सारी R1 की या इंट्रो टू अकाउंटिंग की बात हुई है। हाँ, ये काम करते रहे हो R1 में, कैश फ्लो में भी किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी किया है, रिवैल्यूएशन में भी ऐसी हरकतें की हैं, कुछ भी नया नहीं किया मैंने। 2733 तुम्हारे पास आ गई क्या? टोटल पेमेंट्स मीन बी, ये क्या था? ए कितनी? 8013 17, मैं टोटल पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, नेट कैश फ्लो नहीं। 1713 1717 3 भी आगे। 18133 1993, तो ये फिगर क्या है? पहली वाली 8013 है, पक्की बात है। तो ये आ गई हमारे पास बी, तो हमें निकालना है A माइनस B 7987, दिस वन माइनस दिस, ओके 27 267 19600 माइनस 1909 507। इंटरेस्ट कैश आइटम है, वैसे भी निकल ही नहीं सकता था, कोई हमारे पास ना उसका रेट था ना कोई लोन था, कुछ था ही नहीं, और वैसे भी कैश आइटम है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए इसमें। क्या ख्याल है? NPV नहीं है, NPV होता तो हम इंटरेस्ट भी बीच में से निकाल के बाहर फेंकते। क्यों? क्योंकि रेट में आ रहा होता है, दो कैश आउटफ्लो है लेकिन रेट में आ रहा होता है। पे बैक पीरियड में इंटरेस्ट भी एज ए कैश आउटफ्लो लेंगे, NPV में नहीं लेंगे। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई हो रहा है तो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। यहाँ पे लेना था हमने इंटरेस्ट, तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो अच्छी बात है, लेना भी था जी। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश का कहाँ पे मिलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 10600 नेगेटिव, तो हमारे पास क्लोजिंग भी आएगा शायद नेगेटिव 2613 नेगेटिव, तो यही यहाँ पे बन गया 2613 नेगेटिव, तो ये फिर आ गया नेगेटिव 2586 नेगेटिव, तो ये 2586 नेगेटिव यहाँ पे गया, तो फिर नेगेटिव 2319 नेगेटिव 2319 नेगेटिव, तो ये भी क्या बन गया? 1812 नेगेटिव। ये पता नहीं क्यों शक सा पड़ रहा है कि पहली आपकी जो नेट कैश फ्लो है Q1 का, वो ज़रा चेक कर लें, मुझे नहीं ठीक लग रहा। नेट कैश फ्लो चेक कर लें, मुझे ठीक नहीं लग रहा। 8200 आपकी क्रेडिटर्स की पेमेंट है। क्रेडिटर्स की पेमेंट कहाँ पे लिखी, किसने लिखनी है यहाँ पे? क्रेडिटर्स पिछला जो बैलेंस शीट में है वो नहीं आना यहाँ पे। कितना? 8200। क्या ख्याल है? बैलेंस शीट से ये भी तो लिखना है ना यहाँ पे। 16213, तो अब ये फिगर कुछ और आएगी। $16213, तो ये फिगर क्या बनी?
213, तो ये कितना बैलेंस था? 10,600 नेगेटिव था। अब देखिएगा ज़रा क्या बना, 10,387 नेगेटिव, तो ये 27 नेगेटिव था, 10,387 नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आया 10360 नेगेटिव, 10360 नेगेटिव, तो क्या बना 213 नेगेटिव है सर, क्योंकि 16,000 शिफ्ट है और 16,213 पेमेंट नेगेटिव है। 213 भी नेगेटिव है। ओके, तो फिर ये क्या बना 813 बने 813, ये क्या बना 10840 78 10786, ये क्या बना 519, तो 10519, ये क्या बना 12। मेरे ख्याल से अब ठीक होना चाहिए। कैश बजट बन गया। जल्दी से मुझे पीएनएल बना दो प्लीज़, जल्दी से मुझे पीएनएल बना दो प्लीज़, फिर बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, बल्कि वो भी बना ही दो। FR1 पढ़ रहे हो, पढ़ के आए हो, अभी FR1 नहीं पढ़ रहे तो FR2 पढ़ रहे हो, कंसोलिडेशन बना रहे हो, तो ये क्या है? ये तो बच्चों वाले काम है, बच्चों वाला ही धोखा काम है। जल्दी से पीएनएल बनाओ, पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनाओ प्लीज़। सेल टोटल करो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ गया ना। ना कट्ठी क्या हो गया है? ऊपर आपको बैलेंस शीट पूरे साल की दी गई है ना, पीएनएल भी पूरे साल का बनेगा। क्या ख्याल है, 4 क्वार्टर में पूरा साल है। पीरियडिकली बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीरियडिकली पूरे पीरियड की, उस पीरियड को मंथली करके नहीं बनती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीरियडिक बनती हैं। चाहे पीएनएल है चाहे बैलेंस शीट है, इकट्ठी बनेगी। कभी देखिए हर मंथ का पीएनएल, हर मंथ की बैलेंस शीट नहीं। 3 क्वार्टर है तो 3 क्वार्टर की, 4 क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर की। अब्जॉर्प्शन से बनाओगे फिर भी प्रॉफिट वही आएगा, मार्जिन से बनाओ फिर भी प्रॉफिट यही आएगा। तो ठीक है, अब्जॉर्प्शन से बनाओ, पहले सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। सो जो हमारी रिक्वायरमेंट है सी, वो बेसिकली है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2020। और उसमें क्या होता है जी, हमारे पास एसेट्स होते हैं, और एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आते हैं, और हमारे पास करंट एसेट्स आते हैं। तो हमारे पास एक टोटल एसेट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होता है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसमें हमारे पास इक्विटी का एक हेड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ का एक हेड होता है, करंट लायबिलिटीज़ का एक हेड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट बन जाएगी। साथ में क्या चाहिए हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए, ये सपोज बैलेंस शीट है हमारी, हमें पीएनएल पहले बनाना पड़ेगा। पीएनएल में क्या है हमारे पास, सेल। कितनी सेल, चारों क्वार्टर की सेल दे ज़रा मुझे, पहले क्वार्टर की कितनी सेल है सारी मिला के कितनी, 74
00 लेस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 74400 का 80% कितना 59520, ये माइनस हो गया लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास है कितने 12,000, वो माइनस के कितना प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट या लॉस, पिछले साल का तो लॉस था, करंट ईयर का भी प्रॉफिट है या लॉस है 2880 प्रॉफिट। क्या ख्याल है? नॉन करंट एसेट्स बताइएगा मुझे ज़रा, क्या दिया गया? फिक्स्ड एसेट्स दिए गए हैं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स दिए गए हैं। कितनी फिगर थी बैलेंस शीट में 9600, आपने डेप्रिशिएट किया कितना 1067, तो डेप्रिशिएट हो के कितनी अमाउंट बची 8533। और कोई नॉन करंट एसेट तो नहीं है, नॉन करंट एसेट तो नहीं है। करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स हैं, स्टॉक कितना है करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में स्टॉक कितना है, करंट एसेट्स में स्टॉक कितना है, फिनिश गुड इन्वेंट्री है हमारे पास कितनी 11520, डेटर्स कितने हैं हमारे पास, डेटर्स कितने हैं हमारे पास, डेटर्स कितने हैं 19600, कोई कैश भी है हमारे पास सर, ये डेटर, वो स्टॉक, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला। क्या ख्याल है? जो नेक्स्ट में जाना है, पिछली बैलेंस शीट वाला इधर भी तो हम लेके आए थे जी। और तो करंट एसेट में कोई चीज़ नहीं है, कैश बैलेंस शायद नेगेटिव है। क्या ख्याल है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, इक्विटी में आ जाए, शेयर कैपिटल दिया गया है कितना 16,000, कोई चेंज आया उसमें? कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद क्या है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस उसने वर्ड दिया, रिटेन अर्निंग नहीं दिया, तो हम भी वही यूज करते हैं। और उसमें हमारे पास नेगेटिव फिगर बैलेंस शीट में है कितनी 5840, और उसमें ऐड करेंगे हम ये अपना प्रॉफिट जो निकाला है, मतलब वो माइनस ये पॉजिटिव, तो हमारे पास एक नेगेटिव फिगर आ जाएगी 2960 नेगेटिव। कोई नॉन करंट लायबिलिटी, कोई नॉन करंट लायबिलिटी, कोई नहीं, कोई करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स सर कितने हैं नेक्स्ट क्वार्टर में जो जाने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं 10600 जाने हैं। क्या ख्याल है? 10600 जाने हैं, क्योंकि 10,000 की तो यहाँ पे पेमेंट होगी थी, तो 10600 की नेक्स्ट में पेमेंट होनी है। ये वाले क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट नेक्स्ट क्वार्टर में जानी है, क्यों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्रेडिटर्स का क्वार्टर 3 का 10,000 तो क्वार्टर 4 में पे कर दिया, क्वार्टर 4 वालों का नेक्स्ट में पे होना है। सर देखो रिसीवेबल क्या होंगे, अच्छा हाँ, ये नहीं, इसका वो सेल का, हाँ इसका सेल का, इसकी सेल का हमने लेना है कितना 1/3 2/3, इसका 2/3 निकालो, 20400 का 2/3 निकालो, वो क्या है 13600। किसका आपने निकाला? क्वार्टर 4 की जो सेल थी 2400, उसका 2/3, क्यों 1/3 आपने जो है वो पे कर दिया था। ठीक हो गया? ये तो दोनों फिगर वो क्वार्टर 3 वाली है ना जी। क्रेडिटर्स आगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्यों नेगेटिव बैलेंस है ना 10012, मेरे ख्याल से अब कुछ बैलेंस आना चाहिए। देखें ज़रा ये कितनी अमाउंट है 33653, ये कितनी अमाउंट है ₹1 का डिफरेंस आ गया। कोई बात नहीं, आ गया तो फिर क्या हुआ, हमने इसके पंगे में नहीं पड़ना, गोली मारो। ये यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे इस कैलकुलेशन की राउंडिंग ऑफ में हुआ। नहीं करेक्ट करना, बस छोड़ देना है, इसके ऊपर नहीं बैठे रहना, इतना टाइम नहीं है अब
कि ₹1 का डिफरेंस बैलेंस शीट का अब आप ठीक करने बैठ जाओ, नहीं, बस 1 आध रुपया छोड़ दिया करो, खैर है, ऐसे ही लिख देना है, ऐसे ही लिख देना है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बजट आज हमने बनाया, जो नई चीज थी आज के क्वेश्चन में सिर्फ यही थी। कैश बजट भाई प्रीवियस क्लास में जो बनाया था कोई नई चीज नहीं थी। हाँ, बैलेंस नेगेटिव थे अंदर, नई चीज आज क्या थी, बैलेंस शीट, उसकी फिगर्स कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या उठाई, नई चीज सिर्फ बैलेंस शीट थी। बाकी एक नई चीज़ आज हमने देखी, मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस, जिसकी वजह से हमें ये सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सेल में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का हमने डिफरेंस लिया, फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसिडर किया। क्या ख्याल है? मीन प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में ट्रीट नहीं करती, उसको सेपरेट पीरियोडिक कॉस्ट ट्रीट करती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्शन में वेरिएबल फिक्स दोनों को अकाउंट फॉर करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करती है, फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करती। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट निकला, मार्जिनल कॉस्टिंग से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात समझ आती है। कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्यों, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग में। मीन वो फिक्स कॉस्ट को एज ए प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रीट नहीं कर रहे जी। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बजटिंग के किसी और अच्छे 1-2 क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्लास से 2-2 क्वेश्चन पे आ जाए ना, पहले थोड़ी स्पीड अब बढ़ा लेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे, सिलेबस तब तक ख़त्म हो जाएगा। 9 मार्च को पेपर है आप लोगों का, 8 मार्च को 11:59 PM तक आप मेरे साथ हो, 12 बजे पूरे आपको छोड़ दूंगा। 8 घंटे सो के सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे आप जाके पेपर दे दोगे, ठीक हो गया। पेपर पास करना है तो मेरा साथ दे दो, मेरी कोशिश यही है कि पेपर आपका इसी टाइम में पास हो जाए। क्या ख्याल है? मेरी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, आज मैं कहूँ सिलेबस ख़त्म हो गया, बजटिंग के 7 क्वेश्चन करवा दिए, और क्या चाहते हो। हाँ, बाकी क्वेश्चन आपको दे दिए, प्रैक्टिस करना, ऐसे ही होना चाहिए। क्या ख्याल है? मेरा तो ख़त्म हो गया काम, स्कूल से मैं भी कोई टिकट कराता हूँ, कहीं घूम फिर के आता हूँ। क्या ख्याल है? सेशन एंड नहीं, मेरी कोशिश है पेपर आपका इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए, ठीक हो गया। आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आप टेस्ट दें, उसमें आपकी रिवीजन हो रही है, जितने को टॉपिक वहाँ पे पक्के हो रहे हैं उनको पक्के करते जाएं। फिर हम एंड पे देखेंगे कोई 10, 12, 15 तारीख के बाद अब कौन से टॉपिक कच्चे पक्के हैं, उनको फिर पक्का करेंगे। क्या ख्याल है? संडे, मंडे, सैटरडे, एवरी डे शुड बी आ स्टडी डे, एवरी डे शुड बी आ स्टडी डे टिल 16 मार्च, जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाते। 16 मार्च के बाद हमारे पास 2 हफ्ते याशी, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, स्कूल से सोना, सब कुछ करना। सीए जो है ना, सिर्फ 1 साल की मार है। सीए सिर्फ 1 साल की मार है कि अगर आपने कैफ के पहले 6 पर्चे 1 साल में पास कर लिए, बिलीव मी, सीए ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिनका नहीं होता वो कौन लोग हैं जिनके कैफ के पहले 6 पर्चे 1 साल में पास नहीं हुए? क्यों? पहले 1 साल में 6 पर्चे पास कर लिए तो अगले सेमेस्टर में 2 पर्चे रह जाएंगे, वो आप कर लोगे, ना चाहते हुए भी कर लोगे। क्यों? मुझे अटेम्प्ट ज़ाया नहीं करनी। जब ये पहले 1 साल में अटेम्प्ट ज़ाया होती है ना, क्यों होती है?
क्योंकि आप बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बजाय स्टडी को सेक्रीफाइस करते हो। 6 पर्चे पास क्यों नहीं होते कि जो स्टडी का टाइम था वो आपने किसी और चीज़ को दिया, और उस चीज़ से इतने गंदे जरासीम अंदर आते हैं कि उसकी बाद में कोई वैक्सीन मिलती नहीं है, कहीं से टकरे मार रहे होते हैं, बाद में रो रहे होते हैं, लेकिन उसकी वैक्सीन नहीं मिलती, वो जरासीम बाहर नहीं जाते। और जब एक आध अटैम्प्ट लगती है तो फिर एक आध और भी लगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर फ़र्क वाकई नहीं पड़ता, फिर ना छोड़ने जोगे होते हैं ना करने जोगे होते हैं। तो सिर्फ 1 साल, कैफ का पहला 1 साल आपने बाकी दुनिया को छोड़ के सेक्रीफाइस करके स्टडी को प्रायोरिटी बनाना है। 3 पर्चे एक अटैम्प्ट में पास करने, 4 नहीं 3। ये 6 पर्चे अगर आपने पहले 1 साल में कर लिए तो बिलीव मी उसके बाद सीए कुछ भी नहीं है। सीए फाइनल के पेपर आधे आधे आपने ऑलरेडी कैफ में पढ़े हुए हैं और वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सिर्फ ये एक पहला साल है, और इस 1 साल में जो आप चीज़ें सेक्रीफाइस करोगे स्टडी की खातिर, बिलीव मी बाद में आप इनको डबल ट्रिपल इंजॉय करोगे। ये आपको लगता है कि ये बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बिना दुनिया तबाह है। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मेनली आपकी दुनिया स्टार्ट होनी है। नहीं, दुनिया तो आपने फर्म में जाके देखनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद देखनी है। तब तक तो सिर्फ टेंशन है। तो सिर्फ 1 साल 6 पर्चे पास करने हैं। अगर किसी की ये पहली अटैम्प्ट कैफ की है तो जान मार दो, दिन रात एक कर दो, इस अटैम्प्ट में 3 पर्चे पास करने हैं। नहीं हुए, 2 हुए तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में 4 उठा के 6 पर्चे 1 साल में पास करने हैं। ये 6 1 साल में पास हो गए तो सीए कुछ भी नहीं है। अदरवाइज सीए कहता है मैं इनको रुलाऊंगा और फिर वो रुलाता है। मसला सिर्फ यहाँ पे है, 3 पर्चे एक अटैम्प्ट में पढ़ना क्या बहुत औखा काम है। औखा है तब जब आपने क्लासेस ही लेट ज्वाइन की हुई हैं। मीन्स वो मैंने सोना है 10-12 बजे मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी है। क्लास आपकी कोशिश होनी चाहिए 7 बजे स्टार्ट होनी चाहिए, 7 नहीं तो 8 बजे मुझे कॉलेज में जाना है। 3 क्लासेस 12 से मैक्सिमम 1 बजे ख़त्म, घंटा ब्रेक लो। 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ, डेली का काम साथ साथ करो। शाम को 7 बजे तक 3 क्लासेस भी ख़त्म, उनका काम भी हो गया। 7 से 10 मोबाइल उठा लो, देखो कौन क्या कर रहा है, तक करो तंग सबको, याशी करो। 3 घंटे 3 घंटे एक दिन में मोबाइल यूज़ करना क्या काम है, सब कुछ करो उस 3 घंटे में। लेकिन 10 बजे सो के सुबह फिर उठ जाओ 6 बजे क्या ख्याल है, ताकि फिर से क्लासेस स्टार्ट करो। मंडे टू सैटरडे ये करो, संडे ना क्लास है ना पढ़ना है, याशी। डेली साथ साथ पढ़ रहे हो तो टेस्ट आने पे आपकी मौत पड़ेगी नहीं, क्यों ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। टेस्ट देने को दिल भी करेगा, दिए भी जाएंगे। क्या ख्याल है, यूँ 6 माह गुजारने हैं, 6 माह भी नहीं, 6 माह भी नहीं। हर सेमेस्टर के स्टार्ट में 2 वीक मिल गए वेले, हर सेमेस्टर के एंड पे मिल गए 2 वीक वेले। मीन पूरे साल में आपने 2 माह तो वैसे ही याशी करनी है। क्या ख्याल है, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। खुद से कुछ करना भी नहीं, सिर्फ क्लास में आना है। बाकी ये खड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने करना है सब कुछ, लाके आके करना है, कर आपने करना ये ले स्पून, चल हजम करके कल आ जा। लेकिन मज़े की बात है हम वो स्पून लेने ही नहीं आते। क्या ख्याल है, हम वो स्पून लेने ही नहीं आते, या लेते हैं तो मुंह में चिंगम बनाई रखते हैं, चबाई रखते हैं, यहाँ से निकलते ही बाहर थू, हजम नहीं करना। क्या ख्याल है, हजम करना ही नहीं, फिर क्लास में आने का फ़ायदा क्या है। अगर हजम करना ही नहीं वो स्पून जो आपको मिला है क्लास में, तो क्लास में आने का फ़ायदा भी ख़त्म हो गया। फिर ठीक है, याशी करो, अपनी मर्ज़ी से पढ़ो, जैसे मर्ज़ी पढ़ना है। अगर टीचर की नहीं आपने माननी तो फिर याशी करो, खुद से पढ़ लो, कर लो के देख लो अगर हो सकता है तो। हाँ, सिर्फ 1 साल, प्लीज़ 1 साल अभी से इंसान बन जाओ, अभी भी टाइम पड़ा है। 1 वीक 1 मंथ हमारे पास है, 1 मंथ 1 वीक हमारे पास है। ये अटैम्प्ट अभी भी काफ़ी कुछ दे के जा सकती है आपको, अभी लेट नहीं हुआ।
पढ़ने का बेस्ट टाइम जो है वो आपसे स्टार्ट हो रहा है, तभी भी कुछ हो सकता है अगर किया जाए तो। सिर्फ इसको मनाना है, सीए कुछ भी नहीं है। नहीं हुआ तो ज़िंदगी बड़ी तबाह है, ना छोड़ने जोगे ना करने जोगे। छोड़ने जोगे क्यों नहीं, सारी दुनिया को बताया हुआ है क्या कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ। घर वालों से भी कोई पूछता है पुत्र पुत्री क्या कर रही है, सीए। ओ वाह, उनकी भी इज्जत सिर्फ इतना कहने से बनती है कि सीए कर रहे हो आप। अभी से आपकी इतनी इज्जत है तो कर गए तो क्या होगा, कभी ये सोचा? हाँ, अभी से किसी को बताते हो तो आपकी रिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप कर गए तो क्या होगा, कभी सोचा ही नहीं। करना कैसे है, बाकी दुनिया को छोड़ दो 1 साल, सिर्फ 1 साल। या आपको लगता है ये दुनिया तबाह हो जाएगी 1 साल बाद, पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ मेरा पीछे रह जाएगा, मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा। बिलीव मी, कुछ भी नहीं होना। 1 साल कोरोना आया है, सब कुछ बंद रहा है, दोबारा सब कुछ वहीं से स्टार्ट हो गया, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। आप लोग शायद भूल भी गए होंगे कोरोना भी 1 साल था, क्या ख्याल है? अब तो बैक ऑफ द माइंड शायद वो याद भी नहीं आता कि कोरोना भी 1 साल था। दोबारा से वही रूटीन फिर से स्टार्ट। भाग जाओ, कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।